जी मुरारी सर। नमस्कार साथियों। और रीड विथ टीचर की जो ये जर्नी है, ये करीब करीब अब अपने चौथे वर्ष में शुरू हो गई है। और पिछले सप्ताह ही मैंने अभी तक के प्रोग्राम को कलेक्ट करने की कोशिश की, तो 50 के आसपास प्रोग्राम हम पूरा कर चुके हैं। और ये एक तरीके से 51वां प्रोग्राम होगा। कुछ प्रोग्राम्स हमने और भी किए हैं रीड विद टीचर के बैनर के तहत, जहाँ पे किसी साथी ने किताबें लिखी है तो हमने उस किताब पे चर्चा की है। तो ये सफर आप सबके साथ मिल करके पढ़ने का, पढ़ाने का, और जो हम बार बार कहते हैं कि इट्स अबाउट शेयरिंग द जॉय ऑफ रीडिंग, कि पढ़ना एक मजेदार काम है। इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग वही करते हैं। और हर एपिसोड में हमें एक से बढ़कर एक ऐसे हीरे मिलते हैं जो जिनकी एक शानदार यात्रा रही है पढ़ने की। तो हमारा परिचय उनसे भी होता है, और साथ में एक बेहतरीन किताब से और उसके लेखक से भी होता है। तो एक साथ कई काम होता रहता है इस प्रोग्राम के जरिए। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और हमारे ही साथी सुधीर कुमार जी हमारे साथ हैं, चंदन जी हमारे साथ हैं, और भी कई से हमारे कॉलीग्स हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर इस प्रोग्राम में किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। आज इस चर्चा को सुधीर जी मतलब लीड करेंगे। और इन्होंने जो किताब सेलेक्ट की है वो एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। एक अमेरिकन टीचर बहुत पहले अमेरिका के किसी गांव में गई और वहां पढ़ाती थी। उन्होंने अपने काम को डॉक्यूमेंट किया और माई कंट्री डायरी के नाम से उसको पब्लिश किया। दुनिया भर में उसको पढ़ा गया, हिंदी में भी ट्रांसलेशन है। बहुत ही खूबसूरत किताब। तो किताब के बारे में हम बहुत सारा सुधीर जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अक्सर ऐसा मानता हूँ वेरी स्ट्रांगली कि जो लोग भी टीचिंग के प्रोफेशन में हैं और किताबें पढ़ते हैं, एक तरीके से चमत्कारिक काम है। क्योंकि जो आसपास माहौल है उसमें ऐसा बहुत देखने को नहीं मिलता है। तो उनकी एक जर्नी रहती है, मतलब ऐसा क्या रहता है कि वो टीचिंग के प्रोफेशन में भी हैं और किताबें भी पढ़ पा रहे हैं। तो ये जानने में मेरी बहुत दिलचस्पी रहती है, और ये सवाल मैं सभी से पूछता हूँ। तो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंदन जी आपका भी, और हमारे सभी साथियों का। आप सुधीर जी मैथ के टीचर रहे हैं। जी सर। एक और कठिन कॉन्टेक्स्ट है, और तब भी आप बहुत अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ पाते हैं। जितना मैं आपको जानता हूँ, आपका संगीत से भी बहुत शानदार प्रेम है। तो ये कैसे इतनी अलग अलग धाराओं को आप एक साथ मिला करके और उसमें जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो सुधीर जी, प्लीज शेयर विथ अस। जी थैंक यू सर। एक्चुअली में सर ऐसा है कि इतने साल की जर्नी में एक चीज मुझे सबसे अच्छी और गॉड से बड़ी अच्छी मिली है कि मुझे जो साथी मिले हैं वो जी। बहुत शानदार मिले हैं। तो हम्म। जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत इन चीजों में आपके लिए मददगार साबित होता है। तो संगीत के बारे में कहूँ तो संगीत प्रेमी तो वैसे ही 99% दुनिया होती ही है। एक हाँ। परसेंट हो सकते हैं शायद कुछ अपवाद हो। तो संगीत में तो ऐसी खासी दिक्कत नहीं आई, सब लोग हमेशा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो संगीत हम्म। की यात्रा तो कुछ ऐसी रही। हम्म। किताबों की स्थिति थोड़ी सी भिन्न रही। यदि हम्म। मैं बचपन से देखूं तो मुझे बुक्स में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। कुछ हम्म। कैसा करता था कि भाई टेक्स्ट बुक्स के साथ, क्योंकि आप जानते हैं मेरा अपना विषय मैथमेटिक्स है और गणित हम्म। वाले लोग ज्यादातर गुणा भाग और इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। साहित्य हम्म। से उनका रिश्ता थोड़ा सा सोतेला ही रहता है। हाँ हाँ। फिर हुआ क्या कि बचपन में कुछ चीजें मेरे मस्तिष्क पर आज तक उन्होंने इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि जैसे मैंने हम्म। सबसे पहले जब मुंशी प्रेमचंद जी का हम्म। बवासीर गेहूं के ब्याज के बारे में पढ़ा, और अच्छा। उसी से मिलती जुलती मूवी भी है, बहुत लोगों ने देखी हुई, धर्मेंद्र की गुलामी मूवी। वो मेरे ख्याल अच्छा। से मैं कम से कम 20-25 बार वो मूवी देख चुका हूँ और आज भी 50 बार और देख सकता हूँ। हम्म। तो वो जो समाज की जो भयावह स्थिति रही, जो सूदखोरी जिसको हम कहते हैं, हम्म। वो मतलब मुंशी प्रेमचंद की बुक पढ़ गए। मैंने अपने जीवन में आज तक उसको इतना आत्मसात किया कि मैंने जीवन में आज तक न कभी किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, न कभी किसी से लिया, और मैं उसको बिल्कुल हीनता की दृष्टि से देखता हूँ। तो हम्म। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का मेरे ऊपर काफी गहरा असर रहा।
फिर धीरे धीरे कुछ और बुक्स ऐड होती गई और कुछ माइंडसेट रिलेटेड बुक्स पढ़ी, मैथमेटिक्स की अलग अलग बुक्स पढ़ी। मेंटरशिप में आने के बाद मुझे एक चीज की जो कमी अनुभव हुई, वो ये हुई कि जब भी मैं 7वीं क्लास ऑब्जर्व करता था, मुझे लगता था कि यदि मेरे पास इनकी जो मैं शॉर्टकमिंग्स देख रहा हूँ, यदि मेरे पास उनका आंसर नहीं है, तो मेरे पीछे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसके बाद मैंने अपने रीडिंग स्किल्स को थोड़ा-सा नैरो किया। मैं जनरल पेडागोजी, माइंडसेट्स चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। तो उस दौरान जो है मेरी रीडिंग स्किल्स में ये रही कि भई मैंने जो है पेडागोजी रिलेटेड काफ़ी बुक्स पढ़ने की कोशिश की ओके। और जो चीज़ें सीखी वो उन्होंने मेरे में एज़ अ टीचर काफ़ी चेंज भी किया है। इसमें एक चीज़ और भी मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरा जो पढ़ने का तरीका है, एक बार अभी इनफैक्ट 10 दिन पहले चंदन भाई के साथ मैं बात कर रहा था। मैंने कहा, "सर आप बुक्स कैसे पढ़ते हैं?" तो उन्होंने बड़ा लाइटर मोड में कहा था कि नहीं सर मैं बुक नहीं मैं जैसे मैं भैंस की तरह बुक पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ने लग जाता हूँ तो पढ़ता ही रहता हूँ। तो मैंने कहा था मेरा एरिया बिल्कुल अलग है, मैं बुक्स को चाय की तरह पीता हूँ। चाहे मैं एक चैप्टर पढूँ या एक पैराग्राफ पढूँ, मैं हर जगह मैं एक ही चीज़ ढूँढता हूँ कि क्या मेरे लिए एज़ अ टीचर उसमें कुछ है या नहीं? चाहे वो संगीत है, चाहे वो बुक्स हैं। इवन एक बार मैं निदा फ़ाज़ली साहब की एक गज़ल सुन रहा था, सफ़र में धूप तो होगी निकल सको तो चलो। तो उसमें बड़ा ब्यूटीफुल देखा मैंने कहा कम्फ़र्ट ज़ोन को तोड़ना एक टीचर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता हो, तो इस गज़ल में भी आ रहा है। तो बुक्स के अंदर मैंने जो है मैथमेटिक्स को लेकर के ही पढ़ी पेडागोजी और जनरल पेडागोजी और उस दौरान मेरे सामने मैंने लास्ट टाइम भी एक बुक शेयर की थी जो अक्सर जिसने मेरे अपने सोचने के नज़रिए में काफ़ी चेंज लेकर के आया है। वो बुक थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और ये जो दूसरी बुक जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, इसने मेरे एज़ अ टीचर मेरे को काफ़ी अंदर से झकझोर दिया है कि मतलब हम इतना पीछे यदि आज से समझ के देखो कि ऑलमोस्ट ए सेंचुरी एगो वो टीचर वैसा कर पाई, हम आज उसका 10% भी नहीं कर पा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। तो एक चीज़ और भी देखते हैं हम, खासकर कि जब बुक्स पढ़ते हैं, हमें ये तो पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ-साथ ये भी बहुत बड़ी इनसाइट मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कितनी चीज़ें डिलीट करनी है लाइफ़ से, ये बुक रीडिंग के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आता है और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब भी कोई साथी बुक रीड करे, थोरोली पढ़ना कम से कम हर किसी का अपना-अपना स्टाइल होता है, लेकिन मुझे वो स्टाइल कभी समझ में नहीं आता। मैं एक लाइन भी पढ़ता हूँ, तो उस एक लाइन की जब तक जो है पूरा चीर-फाड़ ऑपरेशन ना कर दूँ, मैं उसमें आगे बढ़ने की कोशिश मतलब जाता भी तो वापस फिर भी पीछे बैक को लौट आता हूँ। तो मेरे राइट। लिए कुछ ऐसा रहता है। बहुत शानदार आपने ये कॉन्टेक्स्ट एक शेयर किया और शुरू किया आपने प्रेमचंद की किताब आपकी हाथ लगी और उसमें बनी फिल्म भी आपने देखी है उस शायद उससे जुड़ा हुआ वो फिल्म हो। ऐसा मेरा भी अनुभव रहा है इनफैक्ट पहली बार बहुत साल पहले जब मैंने गोदान पढ़ा था उसके बाद से आई फील कि उन लोगों की जिंदगी कैसी होती है जिन्होंने गोदान नहीं पढ़ा है मतलब स्वतंत्रता से पहले की भारतीय समाज को जिस गहराई से प्रेमचंद ने चित्रण किया हुआ है तो मतलब वो एक जो ज्वाय है पढ़ने का वो ऐसे लेखकों को पढ़ के ही आता है और उसके बिना मुझे लगता है कि जिंदगी में बहुत कमी है ऐसा महसूस होता है तो एक तरीके से ये फुलफिलिंग जर्नी होता है चाहे हम किसी भी डिफरेंट जोनराज में उन किताबों को पढ़ते रहते हैं तो बहुत शानदार कॉन्टेक्स्ट आपने शेयर किया सुधीर जी और मैं बताऊं साथियों को कि आप कई बार अलग-अलग तरीके की किताबें हमें भी सजेस्ट करते हैं। हम आपके साथ किसी और किताब पे बात करने वाले थे जिसका नाम था फ्लैटलैंड। मैंने पढ़ी भी लेकिन बहुत समझ में नहीं आया। इट वाज़ अ कॉम्प्लेक्स बुक और हम उस पे चर्चा नहीं कर पाए। फिर आपने एक और किताब सजेस्ट किया है जिसको मैं आगे पढ़ूंगा कभी, मैथमेटिकल माइंडसेट। यही नाम है ना? जी, जी। तो मैं जानता हूँ कि हमारे साथ जो आप ये किताब पढ़ रहे हैं इससे पहले आपकी किताब पढ़ने की एक बहुत शानदार जर्नी है लगातार आप उसके साथ इंगेज होते रहते हैं जो कि बहुत खूबसूरत बात है
हम अब इस वाले किताब पे आते हैं। और चूंकि आपने इतनी गहराई से इतना डूब कर इस किताब को पढ़ा है, तो मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस दिस बुक पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। इस किताब की कहानी आप अपने नज़र से हम सबके साथ साझा कीजिए। तो मतलब तमाम अलग अलग तरीके से मैं भी अपने कामों से लिख करके बोल करके यही कहता रहता हूँ, जिसका ये एक तरीके से निचोड़ यहाँ मुझे लिखा हुआ मिला जब जॉन हॉल्ट ने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और इन्होंने लिखा है कि इन शॉर्ट, द proper, the best, and indeed the only source of lasting and significant educational change must be the teacher in the classroom. My country school diary is, for me, eloquent proof of this. It tells what one teacher was able to do when given a chance and a little help. तो कितना मतलब ये जो लाइन है कि इन शॉर्ट, टीचर ही वह व्यक्ति है जो एक सस्टेनेबल और आखिरी बदलाव शिक्षा में हम जैसे भी चाहते हैं वो ला सकता है। कई तरीके से हम लोग इस बात को कहते रहते हैं। मुझे 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था, उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन करके भी एक अलग डॉक्यूमेंट था। उसकी एक लाइन मुझे, मैं अक्सर कोट करता हूँ, बहुत खूबसूरत लाइन थी वो, और वो है कि नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन गो बियॉन्ड द क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स। कि दुनिया का कोई भी एजुकेशन सिस्टम वहाँ के जो टीचर हैं उनकी क्या क्वालिटी से बाहर नहीं जा सकता है। तो सारा दारोमदार उसी टीचर पे होता है। और इस किताब के इंट्रोडक्शन में जॉन हॉल्ट ने भी ये बात लिखी है, उदाहरण दिया है कि वो शानदार टीचर कौन है। तो इसमें जिनका जिक्र है, तो मैं अब आपको हैंड ओवर करता हूँ कि उस शानदार टीचर, उनकी 4 साल की जर्नी, उनका वो स्कूल जहाँ पे वो अकेली टीचर थी, इससे हम लोगों को एक तरीके से परिचित करवाया आप। जी जी, सुधीर जी। थैंक यू सर। यदि मैं इस बुक के बारे में कहूँ, जैसे एग्जैक्टली जॉन हॉल्ट ने हम्म, जब इस बुक का इंट्रोडक्शन लिखता है तो ये 1930 में के आसपास, 1930 के बाद की बात है। 1936 हम्म, में जो है एक टीचर होती है जूलियन वेबर, जिनकी ये बुक है, वो जी जी। अपने एक स्कूल में उसका ट्रांसफर होता है। तो बड़े हम्म, छोटे से स्कूल में जाती है, और वो एक सिंगल टीचर स्कूल था। हम्म, इसमें वो अकेली टीचर थी, और वो स्कूल नर्सरी से लेकर के 8th तक का स्कूल था। और हम्म, इतना डाइवर्स स्कूल था, इतनी हेट्रोजेनिटी थी कि हम कहते हैं कि हमें एक क्लास में इतनी हेट्रोजेनिटी नजर आती है, उसको तो अक्रॉस द ग्रेड्स भी नजर आ रही थी। तो इसमें जॉन हॉल्ट ने भी इसके इंट्रोडक्शन में लिखा कि उन्होंने जो अपना वक्त था, बार बार जैसे उनको कहा गया जब कि आप जो है इसको डॉक्यूमेंट कीजिए, तो जो टीचर ने इसमें 4 साल की अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया, उसको डॉक्यूमेंट करने में ही जो है बहुत टाइम लग गया था। क्योंकि ये 1936 से लेकर के 1939-40 तक की जर्नी है, और ये 46 में पब्लिश हुई। तो उसमें आप देखिए 5-6 साल उसको अपनी चीजों को कॉन्सेंट्रेट करने में ही लग गए। राइट राइट। 4 साल के डेली वर्क को 150 पेजों में समेटना एक बहुत बड़ी आस थी उसके लिए। और इसमें मुझे पढ़ते समय भी ये चीजें फील हुई कि जी। ऐसा लग रहा था कहीं कहीं जैसे मैं कट जा रहा हूँ, क्योंकि दिन काफी गैप्स में आ रहे थे, लेकिन फिर भी काफी कुछ चीजें जुड़ने के बाद क्लियर हो रही थी। तो इसमें यदि मैं देखूं तो उसके पास इतनी हेट्रोजेनिटी थी। उसके जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखता है कि उसके 8वीं क्लास में भी उसके पास 13 साल का बच्चा था, और उसका तीसरी क्लास का बच्चा भी 13 साल का था। हाँ हाँ। और उसके तीसरी क्लास में यदि बच्चे 8 साल के नॉर्मली होने चाहिए, तो 8 साल के दूसरी में भी थे, और बिगिनर्स में भी 8 साल के बच्चे थे। हम्म। 8वीं में 15 साल का एक बच्चा था, तो 7वीं में भी 15 साल का था। तो इतनी हेट्रोजेनिटी थी कि बच्चे की एज देख के पता ही नहीं चले कि ये कौन सी क्लास का है। हाँ हाँ।
तो कभी कभी हमें देख लगता है कि बच्चे, कभी हम ये समझते हैं कि बड़ा बच्चा यदि छोटी क्लास में तो वैसे ही अच्छा करेगा, जबकि यहाँ उसके लिए सबसे टफ आस्क वही हो रही थी, उस हम्म। हेटेरोजेनिटी को कैटर करना। हाँ। जब उस हेटेरोजेनिटी में जैसे वो स्कूल में जाता है, तो हम्म। एग्जैक्टली यदि हम उसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम्म। तो यदि मैं बिल्कुल उसके स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से करता हूँ, जी। तो जैसे वो लिखता है, माई कंट्री स्कूल डायरी, इन दिस अकाउंट द नेम ऑफ द चिल्ड्रन, हम्म। other people and the place in community are fictitious. I have kept the names of the people in various county agencies and of those outside the community who helped us. उसने मतलब हम्म। अपनी वो भी देख ली, जो उनके पास जो बच्चे थे उनके नाम जो उसने कुछ फिक्टिशियस रखे, क्योंकि थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं कि आप किसी का नाम ऐसे पब्लिक डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम्म। तो सबसे पहले जो उसने स्टार्टिंग जो लिखा है, हम्म। 5 जून 1936, उसने अपनी हम्म। डायरी का पहला नोट लिखा है। आई, हम्म। जो उसका पहला चैप्टर था, आई लर्न टू नो द चिल्ड्रन, पहले उसने हम्म। बच्चों को जानना सीखा। आई विजिटेड स्कूल, द लिटिल स्कूल इन विच आई शैल बिगिन टू टीच नेक्स्ट फॉल, इट गेव मी अ स्ट्रेंज एक्साइटेड फीलिंग एज हम्म। आई ड्रॉव अप to the front door of the clean white box-like structure shining in the sun. I have a deep faith in one teacher schools and in the opportunities they afford to prepare children for a continually developing, creative, and democratic life. Here, I shall have an opportunity to live closely with a group of children and to learn to know them intimately. I shall have them long enough to watch them grow and develop their capacities under guidance in as rich an environment as it is possible to make for them. I paused for a moment at the door and looked around it. The woods surrounding the little schoolhouse, the recent rain made the leaves shine, and the woods smelled so nice. All this will be our laboratory, I thought. जैसे ही वो विजिट करता अपने स्कूल में जहाँ पर उसका ट्रांसफर हुआ था, तो उस चीज को बड़ा नेगेटिव नहीं लेता, बड़ा एक्साइटेड फील होता है कि भाई वन टीचर स्कूल्स के बारे में मैंने सुना था, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वो हेट्रोजिनिटी के बारे में सोच करके वो एक चीज देखता है कि यहाँ पर मेरे पास ऑटोनॉमी होगी, मैं बच्चे को अपने सामने बड़े होते हुए देखूंगा, क्योंकि नर्सरी से लेकर के 8 तक का बच्चा उसके पास रहेगा। तो ऐसा नहीं कि क्लास चेंज हो रही है। तो वो ये देख करके बड़ा मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेता है। तो इससे पहली नजर में मैं इसको देख रहा था कि एक ग्रोथ माइंड से टीचर का जो पर्सपेक्टिव है कि वो एक्सेप्टेंस मोड में रहता है, तो वो ब्यूटी मेरे को यहाँ पर नजर आए। और उसने जो उसने स्कूल देखा, उसके अंदर वो लकड़ियां थी, भीगी हुई थी, पत्ते थे, पत्ते बिल्कुल चमक रहे थे, तो वो इस सारी चीजों को एक होलसम एक लेबोरेटरी की तरह देख रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे एक्सपेरिमेंट करने का भी काफी मौका मिलेगा। तो पहले से ही तैयार था कि मुझे आई वुड बी डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। जब वो अंदर जाता है, तो द चिल्ड्रन वर प्रिपेयरिंग सर्कस फॉर देयर एनुअल डे, हम्म। and when I entered the room, I a few cast shy glances in my direction, but I went on working as the children worked. Their teacher related to me significant items concerning their background and abilities and their emotional development. My notes from this conversation and a list of the children with their age and grades were only record I received. तो जो टीचर उन बच्चों से पहले से रिलेटेड था, उससे उनको सिर्फ उसकी एज के बारे में एक, जैसे हम रजिस्टर हैंड ओवर करते हैं कि ये बच्चे हैं, ये भाई आपके हैं, आप इनको संभालो, तो उसे कुछ इस तरह की चीजें ही मिली। अब उसने जैसे उन बच्चों के बारे में, फिर उसने नेक्स्ट डे, जैसे वो क्या करता है कि भी अगले दिन जाना है, तो पहले से पूरा प्लान करता है कि मुझे कल ये करना है, मैं कल ऐसे करूंगा। तो वो पूरा एग्जैक्टली प्लान करता है। तो
नेक्स्ट डे की डायरी में जैसे वो लिखता है, आई रुकिए वेंट। सुधीर जी उस पे हम आते हैं कि वो प्लानिंग क्या करती हैं और क्या क्या करवाती हैं। अच्छा, ये जूलिया है मेरे ख्याल से, लेडी टीचर है, एम आई या राइट? या हाँ हाँ हाँ। तो कॉन्टेक्स्ट में दो और बहुत खूबसूरत चीजें लिखी है कि इस तमाम तरह के काम में जो आपने जिक्र किया, या ऐसा माइंडसेट कि मैं कुछ चेंज ला सकता हूँ, कुछ बदलाव ला सकता हूँ, इसको फिर से इसका जब प्रीफेस जॉन होल्ट लिखते हैं तो एक बहुत सुंदर लाइन है जो मुझे लगता है कि हर कॉन्टेक्स्ट में किसी के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। और वो लिखते हैं कि इस टीचर के लिए, मतलब हाउ दिस टीचर वाज फीलिंग कि आई बिलोंग हियर, दिस इज माय प्लेस, आई हैव दिस इज समथिंग टू से अबाउट व्हाट हैपेंस, I can help and count on these people around me. I can do something to make this a better place to live. To accomplish this, we will have to have schools like Miss Weber's. तो ये जो चार पांच एक तरीके से सेंटेंस है, आई बिलोंग हियर, दिस इज माय प्लेस, आई हैव समथिंग टू से अबाउट व्हाट हैपेंस हियर। आई थिंक यहीं से वो फंडामेंटल चेंज आता है जब कोई ये मानने लगता है कि ये मेरा जगह है और या मैं यहाँ पे बदलाव ला सकता हूँ। और या दूसरा मुझे लगता है कि जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आता है वो होता है कि ये बिलीफ कि जो चीजें गिवन है, दिया हुआ है, वही अल्टीमेट नहीं है और हम भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। कई बार होता है ना लोग कि भाई सिचुएशन ही ऐसा है, टाइम नहीं मिलता है, हम क्या करें। ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लाता है। जैसे आगे लिखती हैं ये जब इनकी प्लानिंग करती हैं, उस पे मैं आऊंगा, लेकिन उसके उसका जो थॉट है वो है कि ये लिखती है कि इफ आई हैव सक्सीडेड समव्हाट, it is because all the roads were open to me. I had every opportunity and invaluable help to discover for myself what mental hygienists have been telling us, that human nature and the situation in which we find ourselves are not fixed. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Human nature and the situation in which we find ourselves are not fixed, but to an important degree are what we make them, and that they can be changed. ये मुझे लगता है कि एकदम फंडामेंटल है, जो एक बार मान लेता है कि हमारा भी इसमें कुछ से है, हम भी कुछ बदलाव ला सकते हैं। और इस तरीके के तमाम काम मुझे लगता है इसी फंडामेंटल बिलीफ के साथ शुरू होता है। जी सुधीर जी। जी। वो सर एक चीज और भी करता है, जैसे वो प्लान तो डेली की करती है टीचर, लेकिन हम्म एग्जैक्टली वो टीचर वो हम्म देखती है कि कोई मिस्टर हार्ट है, वो साल में एक बार आते हैं, उस पूरे हम्म स्कूल की क्लीनिंग करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। तो वो देखती है कि ये तो अगले साल आएंगे, तो वो उनके साथ ही लग जाती है और अपने स्कूल को खुद संवारती है। और जो हम्म बच्चे भी देख रहे हो तो उनको भी, उनके लिए बिल्कुल नई चीज होती है। तो बच्चों राइट। के साथ फिर बच्चे उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो ओनरशिप जगह लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो हम्म। इस तरीके की फिलोसफी में बिलीव करती है। और हम्म एग्जैक्टली मुझे बड़ा कैची लगा, उसने एक जो आइडिया लिख रखा था कि वो बच्चों के हम्म साथ कैसे काम कर रही है। हम्म जैसे 5 अक्टूबर उसी साल, जैसे उसने जून में ज्वाइन किया, हम्म जब जैसे जैसे आगे उसकी जर्नी बढ़ी, तो 5 अक्टूबर के डायरी नोट में वो लिखती है, मुझे बड़ा हम्म कैची लगा है। आई हम्म हैड अ कॉन्फ्रेंस विद ओल्गा, उसकी एक स्टूडेंट होती है। हम्म I had a conference with Olga today. This हम्म was first of my regular conference. Although I have conferences with individual children हम्म whenever the need for it arises, I plan to have at least one regular conference a हम्म month with each child. At this time, together we can evaluate child's work and plan a program for improvement for next month. तो यहाँ पर एक एक बच्चे को जानना, वो हम्म बिल्कुल उससे आइसोलेशन में बात करती है, उससे ऐसे बात करते हैं जैसे फ्रेंडली वे में। और हम्म बिल्कुल वो जो है इस चीज पे हर बच्चे से कनेक्ट स्थापित करने में कामयाब होती है। हम्म और इसी दौरान जब वो 2 दिन के बाद एक थॉट और मुझे उनका बड़ा कैची लगा कि हम्म such arguing goes on during the physical education period. As soon as the one team is losing, the हम्म members accuse the other team of cheating. The other हम्म children interrupted my game with little हम्म children twice, and finally I said, if we cannot play together,
perhaps we had better not to play at all. When we got inside, I pointed out how unhappy everyone was because of thoughtless things we are saying and doing. They think score is all important, but having a happy time is far more important. Besides, the exercise didn't do them any good when they were all tied up inside in angry knots. एक्चुअली में उसने जो वो हर बच्चे से बात करती थी टीचर, इसके साथ साथ उसने बच्चों के बीच में ही क्लब्स बना दिए थे, और उसने एक क्लब बनाया था, गेम्स क्लब भी उसने बनाया था। और उनको ये कहा गया था कि आप जो है गेम्स करवाइए, और गेम्स करते समय जिन बच्चों की जो भी ग्रीवेंस होती थी वो गेम्स कमेटी के सामने रखते थे। तो बच्चे जब कहते थे कि एक टीम लगातार हार रही है, तो वो उसके सामने वो बात रखते हैं, तो टीचर उसमें ज्यादा इंटरप्ट नहीं करता है। टीचर एग्जैक्टली ये कहता है कि यदि आप उससे खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसकी जो है स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। जब टीचर उनसे ये बात कहती है, तो वो कमेटी के सामने डिसीजन लेते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम टीम को एक काम करते हैं, पहले 2 कैप्टन बना देते हैं। वो अपनी-अपनी टीम चूज़ करेंगे। फिर ये बात होती है कि नहीं, इसमें फेवरेटिज्म होगा, परमानेंट हो जाएगी। तो फिर गेम कमेटी ये डिसाइड करती है कि हम हर वीक टीम चेंज करते रहेंगे। चेंज करते रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली ये होता है कि जब इस चैप्टर को मैं आगे पढ़ रहा था, उसमें आगे आ रही थी कि अल्टीमेटली वो गेम्स खेलते-खेलते बच्चे इतना हैप्पी फील करते हैं कि उनमें कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम सेल्फ जनरेट होता है। वो टीम कॉम्पिटिशन्स में नहीं, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं, और वो कॉम्पिटिशन फ्रॉम सेल्फ से वहां पर निकल के आता है। वहां टीम कॉम्पिटिशन्स की बात नहीं होती है। ये मैंने बैंगलोर में एक स्कूल देखा था, और मैं उसका कंटेक्ट शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ बैंगलोर में कुछ साथी भी गए थे। वहां पर इस तरह का उन्होंने कल्चर डेवलप कर रखा था कि वहां पर कोई कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज नहीं होते थे। तो कहते थे नहीं, कॉम्पिटिशन्स नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन्स जो है फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। कॉम्पिटिशन हो तो सेल्फ से हो। तो ये मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लगा था इसमें। और एक जो उनका एक उन्होंने जो हमारे यहाँ स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड चलता है, वैसी चीज भी इस टीचर ने वहां पर क्रिएट की, और उन्होंने उस ग्रुप का नाम बनाया हेल्पर्स ग्रुप। तो जो उनके हेल्पर्स ग्रुप का एक डायरी नोट मेरे को मिला जी। ऐसे तो बहुत डिटेल्ड था, लेकिन मैं कुछ उसका एक्सट्रैक्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप उसको वहीं पे रुकिए, मैं वो डायरी नोट आपको कहूंगा पढ़ने के लिए अभी कुछ वक्त जी में। सर। तो मैं इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इसके 3-4 बहुत पावरफुल आयाम हैं, जिसमें से एक टीचर स्टूडेंट इंगेजमेंट के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसका एक आयाम है जो मुझे लगता है कि जो हमारे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, आप उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। जैसे अभी आपने डायरी नोट लिखा ना, ये कितना खूबसूरत है। सिंपली उसने हर दिन क्या क्या हुआ उसको लिख लिया, और वो 4 सालों तक लिखता रहा। वो इतना कंटेंट बन गया कि वो इतनी खूबसूरत किताब का शक्ल लेता है, और जिसको 100 साल बाद भी पढ़ा जा रहा है। तो कितना ये महत्वपूर्ण है इनफैक्ट टीचर के लिए, कि वो किसी भी क्लासरूम में हो, कहीं भी हो, तो वो कैसे लिखने में आए, अपने अनुभवों को दर्ज करें और फिर उसको पब्लिकेशन में लाएं, क्योंकि फिर वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है दूसरे लोगों को समझ बनाने में। तो एक तो कैसे एक टीचर, वो लिखती भी है कि मैं राइटर नहीं हूँ, मेरे पास लिटरेरी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी मुझे जैसा आता है वैसे ही मैं लिख लेती हूँ। तो उन्होंने सिंपली डायरी लिखा है एक तरीके से, और बाद में उसको तो थोड़ा उस पे आप सुधीर जी डालिएगा। प्रकाश, जब आपने ये कहा कि डेट वाइज उनका है, वो कितना अमेजिंग लगता है। ये डेट डला हुआ है कि 19 जुलाई, 15 नवंबर, 5 मार्च, और वो वाला साल। तो दैट टेक्स अस बैक एग्जैक्टली कि वो एक कोई पर्टिकुलर डेट था। इतना एब्स्ट्रैक्ट को जो इतिहास है उसको एकदम कॉन्क्रीट बना देता है। तो दैट इज वन एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करनी चाहिए। इंगेजमेंट पे आप लगातार बात कर रहे हैं। तीसरा इसका जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, आप मेरे साथ चर्चा में बता भी रहे थे, वो है कम्युनिटी के साथ कैसे वीव इन किया हुआ है इन्होंने।
कम्युनिटी मेंबर्स के साथ स्कूल के रिश्ते को बनाने में कई बार कई ऐसे गेम्स होते थे जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स को, खास करके मदर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाता था, या उनकी और भी अलग अलग तरीके से हेल्प ली जाती थी। एक जिसका जिक्र बार बार आता है वो है हेल्दी ईटिंग का या वेल बीइंग का, जिसपे बहुत जोर मुझे लगता है कि इसमें दिया गया है। उसको बच्चों को कैसे सिखाया जाए, और हॉट मील का काफी कई बार जिक्र आता है। आपने उसको पढ़ते हुए देखा होगा। तो ये तीन चार मुख्य आयाम हैं, और जिसका चर्चा आप मेरे साथ कर भी रहे थे कि कैसे साल दर साल, पहले साल में उन्होंने अच्छा रिश्ता बनाया, दूसरे साल में कुछ चैलेंजेस आए कम्युनिटी के साथ, उसको कैसे ओवरकम किया। तो ये तीन चार पहलू हैं जिस पे मैं चाहता हूँ कि आप बारी बारी से, इंगेजमेंट पे आप ऑलरेडी बात कर रहे हैं, अभी आप डायरी के जरिए जब बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें लाइए कि हमारे इतने सारे जो साथी हैं, अब खास करके मेंटर टीचर साथी जिनके पास इतना एक्सपोजर है, कि वो कैसे इन अनुभवों को दर्ज करें और पब्लिकेशंस लेकर के आए। जी सुधीर जी। और चंदन जी, जी आप जब भी चाहें इसमें प्लीज इनपुट डालिए अपना। प्रभात जी आप भी। हाँ। जी सर, एक्चुअली में सर, मैं इस बुक को पढ़ने के बाद खुद ये काफी ठगा सा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मेंटरशिप में 3 साल निकाल दिए। बहुत सारे फीडबैक्स, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी लर्निंग रही, लेकिन उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, एक तरीके से मतलब डायरी फॉर्म में लेकर के आना, हम्म, वो कितना ब्यूटीफुल होता है मैंने इस बुक के माध्यम से जाना। हम्म, डायरी जब आप लिखते हैं, आप हम्म, दिन भर का सब कुछ लिखते हैं, एज ए टीचर हम्म, आपने क्या किया। आप उसमें ये भी लिखते हैं मैं कल क्या करूंगा और आज मैंने क्या किया। तो हम्म, इसमें आपका जो इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो मैं देख रहा था यहाँ पर, टीचर का जो इंट्रोस्पेक्शन था वो एक नेक्स्ट लेवल का था। उनको ये हम्म, तो पता चल ही रहा था मुझे क्या करना है, उन्होंने बीच में बहुत सारी ये भी चीजें देखी कि ये नहीं करनी है। हम्म, तो जो क्या नहीं करना है, हम उससे कई बार न चाहते हुए भी, हमारा जो इनर्शिया होता है हमें बार बार बोलता है नहीं नहीं नहीं, तो इतने साल से करता आया है, यही अच्छा है। लेकिन जब हम्म, हम डॉक्यूमेंट करते हैं, तब हम पता चलता है कि मैं ये चीज कर रहा हूं लेकिन ये वर्क नहीं कर रही है। हम्म, उस पर ये चीजें आती हैं। और एक जो जैसे आप बात करते हैं हेल्थ वगैरह की, तो हम्म, उसमें डायरेक्टली बच्चों को टीचर ने ये नहीं बताया आपको ये खाना है ये नहीं खाना है। हम्म, उन्होंने सीधा बच्चों से एक चीज कहा कि एक काम कीजिए, आप दिन भर का पूरा अपना रूटीन डॉक्यूमेंट कीजिए। हम्म, और एक चीज मैं और थोड़ा सा एंगेजमेंट में एक चीज और चाहूंगा, थोड़ी सी स्किप हो गई। एक्चुअली में हम्म, चीजें इतनी सारी हैं कि हम्म। डिस्कस करने के लिए एक दिन भी कम पड़ आज जाए। हाँ। मैं उन सब पे आपको याद दिलाऊंगा और लाऊंगा। एक्चुअली बहुत संयोग की बात है कि पांडे सर ब्रीफली हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। इस वक्त वो जनरली बिजी रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको जब भी 2-3 मिनट का टाइम मिले तो आप हम लोगों को मैं सुन संबोधित। रहा हूँ, मैं फिर भी ड्राइव ही कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा। ठीक है ना। जी जी और जी। अच्छी हाँ बात है कि किस हाँ। तरह से अभी इस चीज को दे रहे हैं डायरी का। मैं सुन रहा हाँ हूँ, हाँ। मैं बाद में बात करता हूँ इस पर। ठीक जी है ना, जी आप लोग जी जी कंटिन्यू ठीक है। कीजिए तब तक। जी ठीक जी, है। थैंक यू सर। तो सर जी इस सुधीर। इन्होंने क्या किया, टीचर ने जैसे जिस दिन ये स्कूल में गए, इन्होंने सबसे पहली जो चीज स्कूल में देखी, इन्होंने हम्म, लाइब्रेरी की किताबें देखी। और हम्म, इन्होंने देखा किताबें तो अच्छी हैं, लेकिन फिर उन्होंने लाइब्रेरी को पहले ऑर्गेनाइज किया। और इन्होंने अपनी पूरे सिस्टम में एक चीज का ध्यान रखा कि हम्म, बच्चों की रीडिंग स्किल्स पर इन्होंने काम किया, और पहले इन्होंने बेसलाइन असेसमेंट किया कि हम्म, बच्चा किस लेवल पे है। और जो हम्म, आप जानना चाहते हैं कम्युनिटी के जो हेल्थ पे इन्होंने कैसे काम किया, हम्म, बच्चों से इन्होंने लिखवाया कि आप क्या क्या खाते हैं लिखिए। हम्म, अब जब सब बच्चों, और एनोनिमस लिखवाया कि कोई अपना नाम नहीं लिखेगा, क्या हम्म, क्या खा रहे हैं सबसे लिखवा लिया। अब उसके बाद फिर बच्चों से पूछा कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम्म, आपको लगता है कि एक्चुअल बेनिफिशियल है और आपको लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी हैं जिनका नुकसान हो सकता है। अब उसके बाद हम्म, बच्चों के डिस्कशन आने शुरू हुए। अब डिस्कशन के बाद उन्होंने फिर जो है उनके लिए मील प्लान्स के बारे में उन्होंने हम्म, कम्युनिटी उन्हीं बच्चों के साथ ही डिस्कस किया कि हमें इस तरह का खाना खाना चाहिए। और उन्होंने बच्चों को मेन्यू नहीं बना करके दिया, बच्चों को कहा कि आप अपना मेन्यू खुद डिजाइन कीजिए। हम्म, तो इस चीज पे वो हेल्थ को लेकर के आए, और उन्होंने
पूरे स्कूल में जो क्लीनलीनेस का जो सिस्टम था, पूरे ग्राउंड को लेकर के किचन की क्लीनिंग, बच्चों के बीच में ही अवेयरनेस जगाई कि बच्चों को सबसे पहले जो उन्होंने जो स्कूल में गए थे कि मैक्सिमम बच्चों की स्थिति ये थी कि बहुतों के बाल उलझे हुए थे, ढंग से जो है कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, बहुत मतलब ऐसे लगता जैसे बच्चे नहाते भी नहीं हैं और पूरा जो है क्लीनलीनेस के बड़े इश्यू थे। तो उन्होंने बच्चों के साथ करे क्लीनलीनेस पर भी काम किया और फिर जो उनको खाना चाहिए वो बच्चों को बताया नहीं। पूरे लर्निंग जर्नी में उन्होंने बच्चों से वो चीजें निकलवाई और उन्होंने हर चीज के लिए अलग-अलग कमेटी बना रखी थी और वो बच्चों के ही ग्रुप थे। और एक बड़ी खूबसूरत बात थी वो किसी भी कमेटी में जो टीचर थी, वो किसी भी कमेटी की इंचार्ज प्रेज़िडेंट ऐसा कुछ नहीं थी। उन्होंने जो भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती तो वो एक ही चीज़ करते थे कि लेट अस डिस्कस। उन्होंने कभी भी सॉल्यूशंस बच्चों को नहीं दिए। मैंने इस पूरी बुक में जब भी पढ़ा, जहाँ सिर्फ उन्होंने एक सॉल्यूशन एक जगह उनका सॉल्यूशन मुझे नज़र आया जब उन्होंने एक जगह दिया था, कि जो टीम वो स्पोर्ट्स में बना रहे थे, कि आप इसको वीकली चेंज कर लीजिए। सिर्फ वहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन दिया, उसके अलावा सब बच्चों ने ही किया। उनका जो हेल्पर्स ग्रुप था, उन्होंने जो हमारा स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड है, जैसे हम दिल्ली के स्कूलों में कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह की चीज़ भी अपना हेल्पर्स ग्रुप भी बनाया था और जिसमें बच्चों से ही पूछा गया था कि हेल्पर्स ग्रुप में प्रेज़िडेंट कैसा होना चाहिए? तो बच्चों की तरफ से ही निकल के आता कि प्रेज़िडेंट एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास बोलने की कला हो, एक विज़नरी लीडर हो। और वाइस प्रेसिडेंट ठीक-ठाक हो, उससे मिलता-जुलता नहीं, सेक्रेटरी इतना टैलेंटेड हो जो चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकता हो। और उसमें भी उन्होंने ये चेंज किया था कि वो जो है वीकली वीकली नहीं आई थिंक वो ये था कि मंथली उसमें चेंज होगा। जो हेल्पर्स ग्रुप है उसमें मंथली चेंज होगा, ये उन्होंने डिसाइड किया था। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जो उनका काम था, वो जब मैं इनमें पढ़ रहा था, तो ये 3rd चैप्टर तक आते-आते जब उसमें ये चीज़ आई कि वी सफर ग्रोइंग पेन्स। जब उनका 1 साल कंप्लीट होने वाला था, तब वो उनके साथ एक दिक्कतें हुई कि कम्युनिटीज़ को साथ लेने में उनको थोड़ी-सी दिक्कत आई। एग्ज़ैक्टली पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर जब मदर्स को बुलाना, इन बिटवीन उन्होंने कम्युनिटी के साथ जो शुरू में टीचर ने जो काम किया था, वो ये था कि यदि बच्चे एब्सेंट थे, जैसे एक दिन 2 बच्चे वो उनके स्कूल का शुरुआती फ़ेज़ ही था। जब उन्होंने देखा 2 बच्चे उनके एब्सेंट थे, तो उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि ये 2 बच्चे एब्सेंट हैं, मैं इन 2 बच्चों के घर जाऊँगी। और वो क्या करती है, छुट्टी के बाद बाकी 2 बच्चों जो बच्चे आए हुए थे, उनमें से 2 बच्चों को तैयार करते हैं कि आप मेरे साथ चलोगे। पहले वो उन 2 बच्चों के घर जाती हैं जिनको साथ लेकर के जाना था, उनसे बात करती हैं, पेरेंट्स से परमिशन लेती हैं कि हम स्कूल को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं और फिर उन 2 बच्चों के साथ जाती हैं, उन पेरेंट्स के साथ इंटीमेसी बनाती हैं। धीरे-धीरे कम्युनिटी को स्कूल की तरफ वो लाते हैं। जब उनकी शुरू में मीटिंग होती है मदर्स के साथ, तो उनकी स्थिति ये होती थी कि केवल 4 या 5 ही मदर आए और स्कूल में बच्चे ज़्यादा थे। तो रिवोल्ट भी आया था कि भई हम नहीं आ सकते, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उस समय जो है दिक्कतें आई, लेकिन बच्चों के साथ जो इस टीचर ने एक रिलेशनशिप बनाया था, जो हमारे एलआईसी में थी कनेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि जब उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों में विज़िबल चेंज देखा, तो वो शिकायतें अपने आप दूर हुई और पेरेंट्स स्कूल से जुड़े। कम्युनिटी एंगेजमेंट को उन्होंने इस लेवल पर वो लेकर के गए कि जब पेरेंट बच्चे में एक विजिबल चेंज देखता है। इनफैक्ट इसमें एक बच्चे का ज़िक्र आता है, राल्फ राल्फ उस बच्चे का नाम होता है। वो एग्ज़ैक्टली उसके पेरेंट नहीं थे, उसका भाई था और वो ये समझता था कि ये ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी किसी से नहीं बनती। ये हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ये लाइफ़ में किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। और वो भी ये चीज़ देखता है कि नहीं, मेरा भाई भी कुछ अलग कर सकता है। जब उसने देखा कि उसके भाई ने जब प्रेज़ेंट किया, वो एक बिल्कुल डिफरेंट अलग था। और कम्युनिटी को साथ लेकर के लिए इसमें एक अलग चीज़ मैंने देखी थी। यदि मैं इसके आगे के चैप्टर्स में जाता हूँ, तो इन्होंने अपना अखबार निकाला।
उस जमाने में 1936 में इन लोगों ने अपना न्यूज़पेपर निकाला और उस न्यूज़पेपर को इन्होंने जो है पूरे 1 साल में 3 बार ही निकाला। मतलब 4 महीने में इनका 1 बार एडिशन आया और उसमें उसकी प्रिंटिंग से पहले का जो सारा वर्क था वो बच्चे ही मिल करके कर रहे थे। तो उसमें जब कम्युनिटी तक वो चीज़ें पहुँची तो कम्युनिटी इनके साथ बहुत स्ट्रांगली आई। और उस कम्युनिटी में एक चीज़ और मैंने सबसे स्ट्रांग जो देखी, इस टीचर ने मदर्स को लिया। कि मदर एक बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताती है, तो इसने मदर्स को कम्युनिटी में लेकर के आई। जब मदर्स स्कूल तक आई, फिर उसने स्कूल टाइम के बाद भी मदर्स से बात की, कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद तब मदर्स बैठती थी और तब ये जो है चर्चा करते थे कि कैसे काम किया जाए। और इन्होंने बच्चों को की नीड्स पर बहुत काम किया, कि बच्चों की नीड्स क्या है। तो बच्चों को जब इन्होंने नीड रियलाइज करवाई तब जो है बच्चे इनके साथ ज्यादा जुड़े और इनकी पूरी यदि एक्सपीरियंसेस को मैं देखता हूँ तो इन्होंने कहीं भी जो है जो वो ब्लैक बोर्ड टीचिंग और उस तरह की चीजें मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। एग्जैक्टली सर्वेज सर्वे करना। मैं बिल्कुल आपका ध्यान अब इसी की तरफ आकर्षित करवाने वाला था कि पढ़ाने के लिए क्या अलग अलग तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए थे। आप एक उदाहरण भी दे रहे थे कि कैसे उन्होंने अलग अलग चीजों को किसी ने कहा नहीं बल्कि करके सीखा, तो वो आप शेयर कीजिएगा। एंड उनका बड़ा इस बात पे जोर था कि अ, सीखने के लिए कम्युनिटी में जितनी चीजें अवेलेबल है वो सबसे बड़ा स्रोत होना चाहिए टू बिल्ड अपॉन, उसका इस्तेमाल करते हुए सीखना। और मुझे लगता है कि सर्वे उसका एक बहुत बड़ा टूल है जिसके जरिए बच्चों ने बहुत सारी चीजें, जूलॉजी, बॉटनी, तमाम तरीके का सर्वे करके उन्होंने जो सीखा जिसका इसमें जिक्र है। जी सुधीर जी, आप इस चर्चा को मतलब कैसे सीखने के लिए उन्होंने क्या क्या, आप लाइब्रेरी वाला भी थोड़ा जिक्र कीजिए कि जरा बड़ा फोकस उसी पे था उनका। इससे पहले कि सुधीर सर कुछ ऐड करें, जी अभी सर। जी। जन्मेजय सर ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है कि हम्म, ऐसे कई बार असफल प्रयास मैंने भी किए हैं पहले इंजीनियरिंग लिखने के। तो अच्छा। सर अगर आप पिछले दिनों की जो हमारी किताबों का चयन है उसे देखेंगे तो हमने जानबूझकर जॉन होल्ट को पढ़ा है कई बार। हमने समर हिल का जिक्र किया है, हमने तोतो चान का जिक्र किया है, हमने दिवा स्वप्न का जिक्र किया है, हमने एक स्कूल मैनेजर की डायरी का जिक्र किया है। अगर आप इन चारों किताबों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्कूल और उससे जुड़े हुए लोग जो हैं ये उनका रोजनामचा है, जो उन्होंने देखा, भोगा, जिया, उसको उन्होंने बस लिपिबद्ध किया। शर्त एक ही रही कि उन्होंने खुद को जो है बिल्कुल भी बरता नहीं इस चीज के लिए कि अच्छा कल कर लिया जाएगा। जो काम उन्होंने तय किया था वो उस चीज को बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत मुस्तैदी के साथ लिखा, तभी वो किताब हमारे सामने आ सकी। और अगर देखा जाए तो जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है तो ऐसी तमाम कंट्री स्कूल डायरियां हमारे उत्तराखंड के साथ ही लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली स्कूल वहाँ पे सिंगल टीचर स्कूल ही है, जहाँ पर एक या दो शिक्षक होते हैं और तमाम तरह की जिम्मेदारियां वो खुद ही निभा रहे होते हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करनी हो या सीआरसीसी या बीआरसीसी के साथ कोई मीटिंग अटेंड करना हो, या जिस तरह की बात यहाँ चल रही कि कैसे कम्युनिटी को एंगेज किया जाए, तो ये तमाम चीजें वो कर रहे होते हैं। हाँ, उनमें और जूलिया वेबर में बस एक ही फर्क है कि वो अपनी चीजों को डायरी नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। जूलिया वेबर ने 1936 में ही इस चीज को लगातार लिखा और तब अपने 4 सालों की यात्रा को उन्होंने लिपिबद्ध किया। और जैसा कि सुधीर सर ऑलरेडी कह चुके हैं कि मात्र 178 पन्नों में अपने उन्होंने 4 साल की इस यात्रा को लिखने की कोशिश की है। तो बिल्कुल छोटे छोटे स्निपेट के तौर पे है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उन्होंने नहीं लिखा। जो भी उस दिन हुआ उसमें तीन चार जो मुख्य चीजें उनको लगी उन्होंने उसको लिख डाला। सुधीर सर, ओवर टू यू। हाँ, जी लेकिन सर। एक बात आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि जन्मेजय सर ने जो कहा है उसमें पूरी सच्चाई है। आसान काम नहीं होता है लिखना, उन तमाम चीजों को कलमबद्ध कर देना। जब तक आपने लिख नहीं दिया तब तक वो हवा में है, किसी को आज याद है कल भूल गया, लेकिन उन चीजों को लिख देना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो जन्मेजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको लाया, कि आसान काम नहीं है। और एक तो है कि अपने लिए लिख लेना और उसको पब्लिक डोमेन में ले आना और मुश्किल है। तो ज्यादातर
डायरी आधारित जो किताबें होती है वो हाईली एक तरीके से सिलेक्टिव होती है, वो उन तमाम चीजों को नहीं पब्लिक डोमेन में ला पाते हैं। लेकिन हाँ, लिखने वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा रॉ डेटा के रूप में, प्राइमरी स्रोत के रूप में काम आता है, जहां से वो चुनिंदा चीजों को उठा करके पब्लिक डोमेन में ला पाते हैं। बट ऑफ कोर्स अपने लिए भी वो बहुत कठिन काम है। जब कोई पीछे देखता है और उन चीजों का रिकॉर्ड देखता है तो वो अपने अंदर भी काफी सारा उलझन क्रिएट करता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जी सुधीर जी। जो इसमें लाइब्रेरी का जो उसने इफेक्टिवली यूज किया, एग्जैक्टली उस टीचर को जैसे मैंने देखा कि यदि उसको सोशल साइंस पढ़ानी थी तो उसका एक ही काम होता था, वो स्कूल में जा करके बोर्ड के ऊपर वो सिर्फ जो है गाइडिंग क्वेश्चंस लिखे उन्होंने, और बच्चों के ग्रुप्स में जो है कहा कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, अब आप इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों ने लाइब्रेरी की बुक्स के थ्रू वो उसको निकालते थे और फिर उस पर आपस में चर्चा होती थी। तो उन्होंने लाइब्रेरी की यूज को इस तरीके से इफेक्टिव बनाया। उन्होंने इवन ये भी किया कि जो लाइब्रेरी की बुक्स थी उनमें कुछ बुक्स ऐसी थी जो बार बार पढ़ी गई थी, तो उनको पता था कि ये सारी बुक्स ऐसी हैं कि जिनको बच्चों ने बार बार पढ़ा है। तो उन्होंने टास्क को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किया। तो उन्होंने, जो मैं उनका काम कर रहा था सोशल साइंस में भी, अर्थमेटिक में भी और लैंग्वेज में भी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए उन्होंने जो है बच्चों के समूह बनाया। समूह बनाते समय उनको, जैसे उनको वोकैबुलरी बढ़ानी थी बच्चों की, तो वो क्या कर रखा था उन्होंने कि वो वर्ड्स उनको सेलेक्ट करने होते थे कि आप कोई नया वर्ड देखिए आपने क्या सीखा। और बच्चों की जब मैं देख रहा था, इन्होंने जो नोटबुक्स बनवा रखी थी, उस नोटबुक्स ऐसी थी, व्हाट आई रेड न्यू टुडे, व्हाट आर माय मिस्टेक्स, व्हाट एरर्स आई फाउंड। इनकी जो नोटबुक्स थी वो इस तरीके से नहीं बनवा रखी थी ये सोशल साइंस की है, ये हिंदी की है, ये हिस्ट्री की है, ऐसा नहीं था। उसकी अपनी नोटबुक्स में वो सीधा नीड्स पर काम कर रहे थे। और उन्होंने सर्वे का बहुत इफेक्टिवली यूज किया था कि बच्चों को यदि चट्टानों के बारे में उनको पढ़ाना था तो वो बच्चों को घुमाने लेकर गए थे कि चट्टानों के नमूने इकट्ठे करके लाए थे कि आप इनको जो है तोड़ के देखिए। तो जब तोड़ते समय जो ऊपर से परत निकलती जा रही, तो ये परतदार चट्टाने हैं, वो इस तरीके से उन्होंने डिफ्रेंशिएट करवाया था। इवन उन्होंने अपने पूरे स्कूल में जो उसका प्लेग्राउंड था, उस प्लेग्राउंड पर बच्चों की टीम बनाई थी और उनको ये कहा था कि हमारा प्लेग्राउंड दिखना कैसे चाहिए। तो उन बच्चों से खेल खेल में उन्होंने पूरे प्लेग्राउंड का डिजाइन बनवाया। उसके लिए वो फीता और जो है मीटर रोड्स ले आए, सारे बच्चों ने वो ग्राउंड नापा, फिर किस एरिया में कितना होगा, कितना एरिया हम किसके लिए डेडिकेट करें। इनडायरेक्टली वो मैथ्स भी वहां पर कर रहे थे, कौन से फ्लावर्स कहाँ पर लगाने हैं, वो साइंस भी वहां पर पे आ रही थी। पूरे एक साल की पूरी जर्नी वो डॉक्यूमेंट इन्होंने कर रखी है कि उन्होंने एक साल में पूरे स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जब मैं पूरी बुक पढ़ रहा था तो जो पहले साल की जो जर्नी थी वो इतनी महत्वपूर्ण थी, इन्होंने स्कूल को एक ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। तो जब इन्होंने दूसरा तीसरा साल जो इनका आया, उसके बाद जो इनके अनुभव रहे कि एक यह अच्छी लेआउट पर बिल्डिंग खड़ी होगी, तो फिर उसके बाद इन्होंने इन्होंने उस जमाने में थिएटर को भी बहुत इफेक्टिवली यूज किया। एक जगह मैं पढ़ रहा था, क्रिसमस के दिनों में इनके यहाँ जो चैप्टर आता था, क्रिसमस की कोई स्टोरी थी और उसका नाम अभी मेरे को ध्यान रहा है, वो पूरी स्टोरी उसने जो है टीचर ने पूरी स्टोरी जैसे पढ़ी, फिर बच्चों के साथ उन्होंने डिस्कस की, फिर उसको कहा कि चलिए हम इसको इनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले उन्होंने बच्चों से पपेट बनवाने शुरू किए और बच्चों ने पपेट बनाए अपने खेल खेल में। और उस टीचर ने कहा था बोर हो रहे चलो, वो टीचर इतना इक्विप्ड थी, उस टीचर को हारमोनिका बजानी आती थी, उसने हारमोनिका लेसन अपने इंट्रोड्यूस कर लिए। तो हारमोनिका जो बच्चे कोई ज्वाइन नहीं करता था, संगीत में इतनी ताकत होती है, हर बच्चा उससे जुड़ने लगा, हर बच्चे ने हारमोनिका को सीखना शुरू कर दिया। अब वो हारमोनिका भी उन्होंने सीखनी शुरू कर दी, पपेट भी बनाई, उसने उन चीजों को ड्रामा में इनकॉर्पोरेट कर दिया।
जब वो स्टोरी में उसने बच्चों को कहा कि चलिए पहला सीन क्या हो सकता है, तो बच्चे बोले पहला सीन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो उन्होंने एक टीम को पहला से एलिमिनेट करने के लिए उसके लिए बनाई, आप क्या बना सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी स्टोरी को क्रिएट कर लिया पूरे बच्चों के बीच में, और उसमें नर्सरी से लेकर के 8th तक का हर बच्चे की पार्टिसिपेशन होगी। अब वो चीज उसने पेरेंट्स के सामने रख दी, तो पेरेंट वो अपने बच्चों को देख करके इतने मतलब उनको लगा कि कमाल है, हमारे बच्चे इस लेवल पे काम कर सकते हैं। और बच्चों की जो इमेजिनेशन थी उस पर उन्होंने नेक्स्ट लेवल का उस पर काम किया। तो उन्होंने सोशल स्टडी में भी थिएटर को लेकर के आए और बहुत इफेक्टिवली लेकर के आए। तो ये चीज मुझे वाकई में जो है बड़ी कैची लगी। भाई थिएटर इन एजुकेशन आज हम उसकी वर्कशॉप कंडक्ट कराते रहते हैं, करवाइए करवाइए, और वो पर्सन 1937 में उस चीज को कर रहा है जहां पर कोई सर्कुलर नहीं था कि आपको ऐसा कुछ करना है। मुरारी सर म्यूट है। जी जी, तो इसमें जिक्र भी आया है कि कितना अभी आपने भी बताया कि कैसे इक्विप्ड थी साइंस पढ़ाने के लिए भी, मैथ पढ़ाने के लिए भी, और तमाम चीजें। और दिस कैन बी सेड द आयरनी कि हमने उसको कैसे रिड्यूस कर दिया कि खास करके प्राइमरी लेवल पे हम मान के चलते हैं कि 12वीं भी पास है तो वो टीचर बन सकते हैं, जबकि हमें सबसे ज्यादा स्किल्ड, हाईली इक्विप्ड टीचर उसी लेवल पे चाहिए होता है, जो बहुत तरीके से सोच सके और बच्चों को एंगेज कर सके। एंड इनफैक्ट हमने अपनी टीचिंग हायरार्की में उसको सबसे नीचे रख रखा है, जबकि इस किताब को पढ़ते हुए लगता है कि जितना इक्विप्ड होना इस लेवल पे जरूरी है, शायद उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और रिफ्लेक्शंस की जरूरत होती है। एक जो जो लाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगा इस संदर्भ में, कि हम कोशिश करते हैं, आप देखेंगे कि पूरा जो ब्यूरोक्रेसी होता है उसकी भी कोशिश होता है कि लिमिट टीचर्स टू द स्कूल एंड क्लासरूम। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि टीचर हमारे बच्चों को दुनिया के बारे में बताए, तमाम घटनाओं के बारे में बताए। तो इसमें उस कॉन्ट्रास्ट को बताया गया है कि जो दुनिया के बारे में जानता नहीं है, अनुभव नहीं है, देखा नहीं है जिसने, वो जो सिर्फ स्कूल और क्लासरूम तक सिमट के है, वो कैसे दुनिया के बारे में बताएगा। तो बहुत खूबसूरती से उस लाइन को लिखा गया है कि हमने एक्सपोजर तो दिया नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो बच्चों को दुनिया के बारे में एक्सपोजर दे। तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि चूंकि हम सबकी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चों को ऐसे टीचर पढ़ाएं जिनका वाइड एक्सपोजर है, उसके लिए हमारे टीचर्स को वाइड एक्सपोजर मिलना, जो अलग अलग तरीके से मेंटर टीचर और टीटीसी को मिल भी रहा है, और कितना जरूरी है। और ये बड़े पैमाने पे मुझे लगता है सभी टीचर्स को मिलना चाहिए। एंड जब मैं ये पढ़ रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट एक भारत भ्रमण का डेडिकेटेड पैकेज हर टीचर के लिए होना चाहिए, उनके टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, कि आपको पहले 5 साल में या पहले 10 साल में ये अलॉटेड पैकेज है और इसमें आपको भारत के हर राज्य में जा करके देखना है, कुछ कुछ समय वहां पे बिताना है। मतलब एक उसको ऐसे डेवलप करना चाहिए। फिर वो टीचर क्लासरूम में मुझे लगता है बहुत डिफरेंट टीचर्स होंगे कंपेयर टू जो सिर्फ क्लासरूम और उस तक जुड़े हुए हैं। जी। मुरारी सर, चंदन आई जी। गेस कि पांडे सर बार बार जिस फॉर्म का हाँ जिक्र करते रहते हैं कि हाँ गए हो हाँ कई सारी जगहों पर, वहाँ क्या हाँ देखा क्या सीखा एक चीज है, उसे अपनी हाँ क्लास में अपने स्कूल में कैसे लागू कर रहे हो वो हाँ ज्यादा जरूरी है। उसे बताओ, उसे उसे कहीं पर डॉक्यूमेंट करो। तो हाँ हमें इस चीज पे भी मेरे ख्याल से सर बार बार इशारा करते रहते हैं कि इस दिशा में काम करो, इस दिशा में लिखो। सर ने शायद अभी अनम्यूट किया था, कुछ कहना चाहते हैं सर। जी 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 एक्चुअली मैं जिस एरिया में अब जाऊंगा चंदन, वो शायद वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो मैं 2 मिनट रुककर मैं जी 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 सर, आप अपनी बात करिए। जी सर। अभी सुन जो रहा था, काफी अच्छा लग रहा था मुझे। और ये न्यू जर्सी में इसका अपना एक्सपीरियंस है कि एक रूम में 4 साल तक पढ़ाए। आई थिंक ये 1936 की है बात, जब वो पढ़ाए थे इस न्यू जर्सी में। जी सर। जी और सर। इन्होंने पूरे 9 उस समय आप समझ सकते
क्योंकि आज भी हमारे एक है कि आप बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं स्कूल में, लेकिन अपना कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट नहीं रख रहे हैं। और एक अभी भी एक जो जहां समस्या है, जिसके लिए हम अभी कोशिश कर रहे थे कि एक ऐप बना दें मेंटर टीचर्स का, वेबसाइट पर जाकर वो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स रखें जहां जहां गए हैं, तो वो हम अभी भी कोशिश में हैं। और वो मुझे लग रहा है कि अभी अगर और ये ऑडिट भी उसका हो गया है, किसी कारण से हमारे मेंटर टीचर्स ही उसमें अभी तक ज्यादा उसमें नहीं जा पाए, अदरवाइज ये हमारा एक वेबसाइट निकल जाता मेंटर टीचर्स का और एडुडेल की साइट पर जाता, जहाँ की आप हर एक चीज को आप उसमें डाल सकते थे। और इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि क्रिएटिव टीचिंग की बात नहीं की है इन्होंने, क्रिएटिव लर्निंग की बात की है इन्होंने, ठीक है ना, कि क्रिएटिव लर्निंग, उस समय क्रिएटिव लर्निंग की बात कर रहे थे, कम्युनिटी की बात कर रहे थे कि कम्युनिटी को किस तरह से इसमें किया जाए, कम्युनिटी। और एक साथ सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग की, जिसमें कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग कीजिए कि आप कैसे आगे जा सकते हैं। और एक इंस्टीट्यूशन को, अच्छी बात बोले हैं सुधीर जी ने, कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन को हम खड़ा कर सकते हैं, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है। आज इस बुक को जो एक डायरी के रूप में है, और उसको सभी को पढ़ना चाहिए, हमारे सारे मेंटर्स को पढ़ना चाहिए आज। और मैं तो यही कहूंगा कि इससे कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को लेकर मैं एक बार और अब इस डायरी लिख कर मैं कल एक मैसेज डालने वाला हूं पूरे ग्रुप में, कि आप लोग जो भी अभी तक काम किए हैं उसका एक अच्छा सा, और जहां जहां आपका एक्सपीरियंस रहा उसको डॉक्यूमेंट्स में लाइए। मैं यही करने वाला हूं अभी कल ही। इससे हमको बहुत बड़ी वो चीज लगी है। मैं कल एक मैसेज पूरे मेंटर्स ग्रुप में डाल रहा हूं, ठीक है ना। तो बहुत 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 अच्छा लगा सुधीर जी, आपने इस किताब को चुना और इससे आप बहुत इंस्पिरेशन मिला है, इंस्पायर्ड हुए हैं, और हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिला है। अब हम भी इस किताब को जरूर पढ़ेंगे एक बार। थैंक यू वेरी मच। आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अब हम एक हिंडन नदी के किनारे पहुंचेंगे अच्छा, और वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक मुरारी जी, थैंक यू चंदन, यू। ठीक है ना। ओके ओके, ओके, बाय बाय। बाय। जी, मैं देख रहा हूँ मीनाक्षी मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं, तो सुधीर जी पहले मीनाक्षी मैम से सुन लें या हम कंटिन्यू करें? जी सर प्लीज। मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी गुड मैम इवनिंग अगर आप सर। सुन पा, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुधीर सर, चंदन सर और सभी मेरे फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये जो आज बुक डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग। और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे जो मेंटोर्स की जर्नी में हम लोगों ने जितनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है और जो लेके हम अपने स्कूल्स में जाना चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को वो टच कर रहे थे। जैसे सर ने ये बताया कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग द गिविंग द सजेशंस कि ये करना चाहिए या ये करना है, वो सभी वो गाइडिंग क्वेश्चंस लिख देते थे कि बच्चे खुद ही उसको एक्सप्लोर करें, उसमें ढूंढें। क्योंकि उसका अल्टीमेट एम यही है ना एजुकेशन का। अभी भी जो हम कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड या जो कुछ भी जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, या जो भी जितने भी हमने सीखा है, चाहे वो कंटेंट बिल्डिंग के दौरान, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में, या जिस किसी में, सब इसी ओर जाता है कि we must inculcate those habits among the students so that they could learn by themselves। जब तक ये चीज उनमें नहीं आएगी कि वो खुद से क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं और कैसे, अगर उनमें ये हमने डाल दिया ना कीड़ा कि ये सीखना है बेटा तुझे, कि क्या सीखना चाहते हो ये तुझे खुद ही पता करना है और तुझे निकालना है, तो उसके बाद सारे एक्सक्यूजेस, बहाने बनाने खत्म हो जाएंगे। ये नहीं है, वो नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने नहीं लाके दिया, फिर ही विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर इंस्टेड ऑफ अ प्रॉब्लम क्रिएटर, और एक्सक्यूजेस की जगह नहीं रह जाएगी। एक तो ये बात कहनी थी कि ये बहुत अच्छी चीज है, और ऑलमोस्ट हर किताब में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज आता है, ये एसेंस। जहां कहीं भी गुड टीचिंग, गुड एडुकेटर्स की बात होती है, फैसिलिटेटर्स की बात होती है, तो यही बात आती है कि इंस्टेड ऑफ हम अपनी बात थोपने के, इट शुड कम फ्रॉम विद इन।
द अदर जी पर्सन, जो भी लर्नर है उसके अंदर से आनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली मोटिवेशन विच लीड्स टुवर्ड सक्सेस। जब तक ये नहीं होता थैंक यू है। मीनाक्षी मैम। जी जी जी, और एक और चीज जो ये सर के आपने भी कहा था कि वो घूमने के लिए, कि सबको ये टीचिंग में, उसमें मैं भी अग्री करती हूँ। स्पेशली देशभक्ति की ट्रेनिंग के दौरान तो मैंने कहा था सबको एक बार कारगिल ले जाइए, ऑटोमेटिकली उनके अंदर इतना जज्बा भर जाएगा कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो पूरे उसी मोटिवेशन से करते रहेंगे। जी तो अब बाकी थैंक टाइम यू। मैं नहीं लूंगी। सुधीर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अमेजिंग बुक। और जी थैंक यू सर कि मुझे बोला इसमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑलवेज प्लेजर। सो सुधीर सर, हम लोगों का जो अलॉटेड टाइम है वो ओवर हो चुका है, तब हम बोरोड टाइम पे हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि चूंकि किताब तो इतना इंटेंस है कि इस पे 4-5 घंटे बात की जा सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगे कि इसको पढ़े बिना या ये कहे बिना तो प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, तो आप वो अब हमारे साथ शेयर कीजिए, तब हम प्रभात जी के पास आएंगे। प्रभात जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तो 1-2 मिनट जी। का। ऐसे तो सर काफी सारे मोमेंट्स हैं इस बुक में, जो हाँ थर्ड ईयर में जो जैसे वो ग्रो करते हैं, थर्ड ईयर उनका काफी बेहतर रहा। उसमें एक ऐसा मोमेंट आता है जो मैं कई बार देखता हूँ, जाने अनजाने वो चीजें सुनते हैं, उस पर वर्क नहीं करते। उस टीचर ने बड़ा ब्यूटीफुली वर्क किया है कि एक बच्चा उसके पास आता है एक चिट्ठी लेकर के। वो चिट्ठी जब टीचर खोलती है तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, द बॉय इज मिस्चीवियस, he will not listen to you, he will be doing all the silly things in the class, और काफी सारा नेगेटिव लिखा था, you will have to take care about that। अब वो टीचर कहती है बच्चे से, आपने इसको पढ़ा है? तो बच्चा कहता है हाँ मैंने पढ़ा है। इतना कहने के बाद उसके सामने उस चीज को फाड़ देती है और डस्टबिन में फेंक देती है कि मैं नहीं मानती कि आप ऐसे हो। कोई कुछ कहे, किसी दूसरे के कहने से मैं आपको नहीं मान सकती आप ऐसे हो, जैसी मैं हूं वैसे ही आप। उसके बाद वो बच्चा उससे इतना जुड़ जाता है कि जब मैं फोर्थ ईयर की पूरी जर्नी, जब वो फर्स्ट ईयर में बच्चों से रिलेशनशिप बनाते हैं, सेकेंड ईयर में कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, जब ड्रामा करा करके पूरी कम्युनिटी को दिखाते हैं, और थर्ड ईयर तक आते आते बच्चे इतने एक्सप्लोरेटरी हो गए थे नेचर के अंदर उनकी। तो एक पूरी जर्नी में मुझे एक वर्ड और कहीं नजर नहीं आया जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। उनकी पूरी डायरी में होमवर्क का एक बार भी जिक्र नहीं था। मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी होमवर्क दिया हो। तो इन्होंने जब फोर्थ ईयर में जब गए कि एक डेमोक्रेटिक स्कूल कैसा होता है, और फिर उन्होंने एंड में ये भी दे रखा है कि जो बच्चे वहां से पास आउट हुए, जर्नी की सबको जॉब मिल गई, सब बहुत अच्छे ऑफिसर बन गए। उन्होंने हर बच्चे का दे रखा है कि हर बच्चे में एक कॉमनलिटी जरूर निकल के आई, ऑल वर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। और उन्होंने उसी चीज को अचीवमेंट माना, उसी चीज को उन्होंने सेलिब्रेट किया। फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा वाकया आपने शेयर किया, और ये वाकई बिना बताए ये प्रोग्राम नहीं खत्म होना चाहिए था। खास करके वो लेटर वाला जो आपने बताया कि क्या गजब का वो टर्न अराउंड रहा होगा टीचर और बच्चे के रिश्ते में जब उसने उसको फाड़ के फेंक दिया। बहुत शानदार। सुरेश जी, हम प्रभात जी ने हैंड रेज किया था, इनसे लास्ट कमेंट ले लेते हैं। प्रभात जी। सबको धन्यवाद। आ, सर कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिलें, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। जो बात मुरारी सर ने कहा कि अपने समय में एक पैकेज मिलना चाहिए कि जहां हम घूम सके, और घूमने के दौरान हम वर्तमान को ही देख पाएंगे। सुधीर जी आज 1930 में हमें लेके जा सके, और किताब की ये जो जर्नी होती है हमें बहुत पीछे तक पहुंचा देती है, जहां पर वर्तमान की सैर से नहीं जा सकते हैं। और आज 30 है, लास्ट डेट है, तो बहुत सारी चीजों का लास्ट डेट था। सुधीर सर पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने दूसरे लैपटॉप को रख करके अपना काम छोड़ करके सुधीर सर को सुनने के लिए। और सबसे मस्मराइजिंग चीज था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी 1936 में पब्लिश हुई, and she was working in 1930, and whatever the Piaget suggested, she was implementing in their classroom. जिस जर्नलिंग की बात हम करते हैं, जब कहते हैं सेज ऑन द स्टेज,
वो कहता है लेट द चाइल्ड डू, लेट द चाइल्ड जो है एक्सप्लोर एंड डिस्कवर ओन सेल्फ। तो वो अपॉर्चुनिटी देने की बात आज करें। आज जिस एसएमसी की बात हम कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट और मदर टीचर एसोसिएशन की बात, वो 1930 के दशक में कर रही है। कितनी विजनरी होंगी। और उसमें उस बुक के एक दो लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि अपॉर्चुनिटी एंड कोऑपरेशन। सो वट एवर वी आर डूइंग, इफ वी विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी who want to do something and hand holding, we can do miracle in our education system, particularly in Delhi's education or in other areas also. Thank you, sir. Thank you, Sudhir ji, giving an opportunity to listen such a wonderful talk. Chandan sir and Murari sir, thank you, both of you also. बहुत शुक्रिया प्रभात जी, बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी। चंदन जी, आप कुछ आखिरी में जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम बोरोड टाइम में, तो फिलहाल कुछ नहीं जोड़ना अच्छा। चाहूंगा। बस इस बात की खुशी है कि इस किताब के लिए हम एग्री कर पाए, क्योंकि इस किताब को हाँ। लेकर के सुधीर सर काफी स्केप्टिकल थे, कैसी अच्छा। किताब है ये। हाँ, नहीं, बहुत शानदार। तो चलिए, मैं एक आखिरी दो लाइन इसी किताब से पढ़ता हूँ और इसको खत्म करते हैं कि वी लिव इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, टू बी एबल टू लिव इफेक्टिवली इन सच अ वर्ल्ड it is necessary to meet it creatively. All of us have unused resources of creative power within us. Before we can release creative powers, all the inhibitions we have built up through fear of criticism and a feeling of inadequacy must be broken down. Choices need to be made in developing curriculum. This is a major responsibility of the school. So basically, बहुत 1936 में लिखते हुए कि देखिए कि एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, हु नोज इज बेटर देन द पीपल हु लिव टुडे। एआई वाला वर्ल्ड कितना एवर चेंजिंग है, बट टू मीट इट क्रिएटिवली द ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू मीट इट क्रिएटिवली। वो लाइन आज भी कितना खूबसूरत है, आज भी हमें उसकी कितनी जरूरत है कि हम इसका सामना क्रिएटिव तरीके से करें। तो उन क्रिएटिव तरीकों में से एक क्रिएटिव तरीका यह भी है कि हम किताबों को पढ़ें, रीड विद ए टीचर पे सब साथ में आए, बातचीत करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी, प्रभात जी, पांडे सर और हमारे सभी साथी जो इतने व्यस्त समय में से भी कुछ समय निकालते हैं और महीने में एक बार किताब पढ़ने की इस प्रोग्राम में, जिसको अदरवाइज बोरिंग कहा जा सकता है, में शामिल होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर से मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।